हेलो स्टूडेंट्स। आज के व्याख्यान में हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑगस्ट वॉन हाइक के राजनीतिक विचार। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे हाइक जैसे नव उदारवादी ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने समाजवाद की अनेक तर्कों के आधार पर आलोचना की है। मूलतः वो एक उदारवादी विचारक है और इसलिए राज्य के संबंध में उनके विचार उदारवादी हैं, यानी वो सीमित राज्य की भूमिका के समर्थक है। हायक राज्य की सीमित भूमिका और स्वाभाविक समाज और अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, यानी उनकी दृष्टि में राज्य को कम से कम काम करना चाहिए, मुख्य रूप से कानूनों को लागू करने का काम करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य जरूरतमंद लोगों की देखभाल ना करे। हायक ये मानते हैं कि जरूरतमंद लोगों को राज्य को भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और रोजगार का सुरक्षा कवच जरूर प्रदान किया जाना चाहिए। भले ही राज्य प्रत्यक्ष रूप में इसे उपलब्ध न कराए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसकी उपलब्धि को उसे सुनिश्चित करना चाहिए। 1973 में उन्होंने जो पुस्तक प्रकाशित की, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, उसमें जोर देकर कहा कि इस विचार के पीछे कोई ऐसा वाजिब कारण नहीं है कि एक ऐसे समाज में जिसने संपत्ति के एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर लिया है, यानी विकसित समाज, यूरोप और अमेरिका के समाज, वहां पर सामान्य स्वतंत्रता को आघात पहुंचाए बिना, यानी स्वतंत्रता प्राथमिक है, स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, उसके बाद प्राथमिक रूप से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा यानी भोजन, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य की सुरक्षा। साथ ही जीवन में जो संकट आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उन संकटों का मुकाबला करने के लिए हायक एक सामाजिक बीमा का भी समर्थन करते हैं और ये मानते हैं कि राज्य को इस बीमा की व्यवस्था करनी चाहिए। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि हायक ने अपनी रचनाओं में नियोजित व्यवस्था और स्वाभाविक व्यवस्था में भेद किया है। सामाजिक व्यवस्था में, स्वाभाविक व्यवस्था में क्या शामिल है? नैतिकता। एक समाज में नैतिकता कैसे विकसित होती है, धर्म और कानून किस रूप में डेवलप करते हैं, भाषा किस रूप में विकसित होती है, लेखन किस रूप में विकसित होता है, उस समाज में स्वाभाविक रूप से संपत्ति और बाजार कैसे डेवलप होती है। हायक ये मानते हैं कि स्वाभाविक रूप से हर समाज में इन सभी चीजों का डेवलपमेंट अपने आप होता है, लेकिन जब इसे कानून बनाकर नियोजित कर दिया जाता है, चाहे वो नियोजन परिवार का हो, कृषि का हो, वनस्पतियों का हो, कंपनियों का हो, या निगम का हो, या फिर राजनीतिक व्यवस्था का हो, तो ये सब एक नियोजित व्यवस्था के स्वरूप को पेश करते हैं। एक नव उदारवादी विचारक के रूप में हायक क्या मानते हैं कि जो बाजार है, बाजार अर्थव्यवस्था है, वो वैसे तो स्वाभाविक रूप से विकसित होती है, लेकिन तभी विकसित हो सकता है बाजार भी स्वाभाविक रूप से जबकि सरकार विचार विमर्श पर आधारित एक संरचित व्यवस्था उसे प्रदान करे। यानी बाजार को भी सरकार की नीतियों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा बाजार को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, फिर तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी। सरकार वो संरचना, वो ढांचा उपलब्ध कराएगी जिस ढांचे में, जिस संरचना के अंतर्गत बाजार व्यवस्था विकसित होती है, विकसित हो सकती है। ये बाजार पूरी तरह संरचित भी हो सकता है जब राज्य के द्वारा हर क्षेत्र में नीतियां बनाकर, कानून बनाकर उसे पूरी तरह प्लान्ड वे में स्ट्रक्चर रूप प्रदान किया जाता है, तो वो संरचित बाजार व्यवस्था होती है।
लेकिन अगर राज्य न्यूनतम कानून बनाकर बाजार को केवल एक ढांचा उपलब्ध कराता है, तो उस ढांचे के अंतर्गत बाजार स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। यानी यहाँ पर हायक एक स्वाभाविक बाजार और एक संरचित या नियोजित बाजार में फर्क करते हैं। स्वाभाविक बाजार राज्य की न्यूनतम नीतियों के तहत, एक संरचना के तहत डेवलपमेंट की, विकास की स्वतंत्रता प्राप्त करता है, जबकि जो स्ट्रक्चर्ड बाजार है, जैसा नियोजित व्यवस्था के अंतर्गत होता है, वहां पर राज्य के द्वारा हर कदम पर बाजार के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, बाजार की परिस्थितियां निर्धारित की जाती हैं, लाइसेंस, कोटा, इन सब का निर्धारण किया जाता है और व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए बाजार में अपनी भूमिका नहीं निभा पाता। तो इस तरीके से हायक ये मानते हैं कि मुक्त बाजार के लिए भी कानून जरूरी है, लेकिन उस कानून की एक सीमा होनी चाहिए, लिमिटेड कानून होने चाहिए। तो इस तरह से हायक एक स्वाभाविक व्यवस्था और एक नियोजित व्यवस्था में फर्क करते हैं और राज्य से ये अपेक्षा करते हैं कि उसे इस रूप में काम करना चाहिए कि एक बाजार अर्थव्यवस्था अपने स्वाभाविक रूप में डेवलप हो सके। दूसरी बात हायक यहाँ पर ये कहते हैं कि जो बाजार होता है, जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है, वो मानवीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है। शुरू में ही हायक ने ये कहा कि अर्थव्यवस्था समाज से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, राज्य से संबंधित है। तो बाजार कहने को अर्थव्यवस्था की चीज है, लेकिन हायक ये मानते हैं कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है। कैसे? क्योंकि बाजार में हर व्यक्ति व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कार्य करता है, अपने मुनाफे के लिए कार्य करता है, जबकि जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था की खासियत ये होती है कि वो शासकों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती है। यानी शासक वर्ग के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित कर दिए गए, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती है। जैसे समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, उसमें राज्य के द्वारा क्या किया जाता है? समाजवादी विचारधारा के अनुरूप सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमों और कानूनों का निर्धारण किया जाता है और बाजार को उन्हीं नियमों, उन्हीं विचारधाराओं के आधार पर कार्य करना होता है। यानी जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, उसमें बाजार भी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है। और जब बाजार राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करेगा, तो स्वाभाविक रूप से वहां व्यक्तिगत रूप में मानवीय स्वतंत्रता बाधित होगी। तो इस तरह से हायक फर्क करते हैं किसमें? एक नियोजित अर्थव्यवस्था में, राज्य द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था में, और एक स्वाभाविक और मुक्त अर्थव्यवस्था में। यहां पर हायक ये भी कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा विकसित हुई, वो क्यों विकसित हुई? क्योंकि नियंत्रित अर्थव्यवस्था आंशिक रूप से विफल हुई। यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। सामाजिक न्याय की बात तो कही गई, आर्थिक समानता लाने की बात तो कही गई, लेकिन व्यावहारिक रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा डेवलप हुई, जिसमें ये माना गया कि राज्य को जनता के कल्याण के लिए, जनता की सुख सुविधा के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, नियमों और कानूनों का निर्माण करना चाहिए। तो इन सब विचारों के आधार पर हायक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बाजार और सरकार उस रूप में एक दूसरे के विरोधी नहीं है जिस रूप में स्वतंत्रता और दमन है।
यानी बाजार और सरकार चाहे तो एक दूसरे के सपोर्टिव के रूप में कार्य कर सकते हैं, एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं, एक दूसरे के डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। तो जो विरोध स्वतंत्रता और दमन में दिखाई देता है, जैसा कि नियोजित व्यवस्था के अंतर्गत होता है, दमन का सहारा लिया जाता है जिससे स्वतंत्रता बाधित होती है। तो हाइक ये कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था में इस तरह का दमन नहीं होता और व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिसके अनुसार जिसका प्रयोग करते हुए वो अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। तो एक मुक्त बाजार के समर्थक है। अपने विचारों के माध्यम से हायक ने इसी तथ्य की पुष्टि की है कि बाजार स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है, साथ ही लोक कल्याण के लक्ष्य को वो भुलाता नहीं है। दूसरा जो राजनीतिक विचार है हायक का, वो है निरंकुश तंत्र और सर्वसत्तावाद में अंतर। आमतौर पर निरंकुश व्यवस्था और सर्वसत्तावादी व्यवस्था यानी डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म में फर्क नहीं किया जाता है, अंतर नहीं किया जाता है, दोनों को एक दूसरे का समानार्थक माना जाता है। लेकिन हायक ने इन दोनों व्यवस्थाओं में भेद किया है। यहां पर हायक सर्वसत्तावाद के तो विरोधी है, टोटलिटेरियन स्टेट के विरोधी है। टोटलिटेरियन स्टेट क्या कहता है कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के द्वारा मेंटेन्ड है, राज्य के बिना कोई काम नहीं हो सकता, हर व्यक्ति को राज्य की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन निरंकुश तंत्र सर्वसत्तावादी शासन से अलग है। निरंकुश तंत्र क्या कहता है कि कुछ समय के लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को, सख्त अनुशासन को मेंटेन किया जाए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। तो हायक भी क्या कहते हैं कि अगर समाज को उदारवाद की तरफ आगे ले जाना है, प्रजातंत्र की तरफ आगे ले जाना है, तो संक्रांति के दौर में निरंकुश तंत्र आवश्यक है। यानी वो समाज जो सर्वसत्तावादी है, वो व्यवस्था जो सर्वसत्तावादी है, उसको अगर प्रजातंत्र की राह पर ले जाना है तो एक ट्रांजिशन फेज ऐसा होना चाहिए जिस ट्रांजिशन फेज में, जिस संक्रांति के दौर में निरंकुश तंत्र को अपनाया जाना आवश्यक हो जाता है। यानी सीधे सीधे सर्वसत्तावादी से उदारवादी व्यवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसा हायक मानते हैं। और अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने इस विचार को डेवलप किया। 1970 में जब चिली जैसे देश में उन्होंने भ्रमण किया और जनरल अगस्तो पिनोचे के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए चिली के लिए एक आर्थिक थिंक टैंक की अध्यक्षता करनी स्वीकार की। ये थिंक टैंक चिली जैसे देश को मुक्त अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के कार्य में संलग्न था। यानी इस आर्थिक थिंक टैंक के माध्यम से चिली को बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर करना था, ये पर्पस था। चिली में उस समय क्या था? सैनिक शासन था, यानी एक निरंकुश शासन था, सेना के नियंत्रण के अधीन। जब हायक ने इस थिंक टैंक की सदस्यता स्वीकार की, अध्यक्षता स्वीकार की, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप तो मुक्त बाजार के समर्थक हैं, स्वतंत्रता के समर्थक हैं, फिर चिली के सैनिक शासन के अंतर्गत आपने इस तरह के थिंक टैंक की अध्यक्षता क्यों स्वीकार की? हायक का जवाब था कि जहां तक मेरी बात है, मैं भविष्य की संस्थागत व्यवस्था के लिए तो पूरी तरह से निरंकुश तंत्र के विरुद्ध हूं। यानी लक्ष्य नहीं होना चाहिए किसी भी समाज का कि वो निरंकुश तंत्र स्थापित करे,
लेकिन एक सर्वसत्तावादी समाज से उदारवादी समाज की तरफ आगे बढ़ने के लिए संक्रांति के दौर में निरंकुश तंत्र आवश्यक हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं एक उदार निरंकुश तंत्र को ऐसी प्रजातांत्रिक सरकार से अच्छा समझता हूं जो उदारवाद को नकारती हो। यानी ऐसा प्रजातंत्र किसी काम का नहीं है जो प्रैक्टिकली जहां पर व्यावहारिक रूप से उदारवाद के मूल्यों को न अपनाया जाता हो। यानी संवैधानिक व्यवस्था तो प्रजातांत्रिक हो, लेकिन व्यवहार में उदारवादी मूल्यों की, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्य हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हो। ऐसी प्रजातांत्रिक सरकार से तो कहीं ज्यादा अच्छी वो निरंकुश सरकार है जो उदारवाद के मूल्यों में विश्वास रखती है और उस तरफ अग्रसर होती है। बहरहाल सब मिलाकर हायक ने क्या माना कि निरंकुश तंत्रीय व्यवस्था भी एक थोड़े से पीरियड के लिए, छोटे से समय के लिए उपयोगी हो सकती है, अगर उस निरंकुश तंत्रीय सरकार का उद्देश्य व्यवस्था को प्रजातंत्र की तरफ अग्रसर करना हो, उदारवाद की तरफ अग्रसर करना हो। लंदन टाइम्स को एक पत्र लिखा उन्होंने, जिस पत्र में उन्होंने चिली की सरकार का पक्ष लिया और ये बताया कि संपूर्ण दक्षिण अमेरिका में उदारवाद की ओर अग्रसर निरंकुश सरकारों का अस्तित्व तो है, लेकिन इन सरकारों को सर्वसत्तावादी नहीं कहा जा सकता। हायक क्या कहते हैं कि सर्वसत्तावाद में संपूर्ण समाज को संगठित करने और एक निश्चित सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने का एक विशेष भाव है, जिसे निरंकुश तंत्र के समानार्थक नहीं माना जा सकता। यानी सर्वसत्तावादी सरकार संगठित रूप में एक ऐसी विचारधारा को फॉलो करती है जो शासकों के द्वारा निर्धारित है, ऐसी मूल्य व्यवस्था का अनुसरण करती है जो शासकों द्वारा निर्धारित है, जबकि निरंकुश तंत्र इसके विपरीत है। सर्वसत्तावादी जो सरकार होती है वो उदारवाद और व्यक्तिवाद के विपरीत होती है, क्योंकि किसी भी रूप में वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अलाउ नहीं करती। हायक ने यह भी कहा कि व्यावहारिक रूप से एक प्रजातांत्रिक सरकार भी सर्वसत्तावादी हो सकती है। यानी ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार, प्रजातांत्रिक संविधान से युक्त सरकार भी एक विशेष तरह की मूल्य व्यवस्था को डेवलप करे और लोगों से ये अपेक्षा करे कि वो उसके आदेशों का पालन करें, उसकी मूल्य व्यवस्था का अनुसरण करें। तो ऐसी प्रजातांत्रिक सरकार भी सर्वसत्तावादी कहलाने लायक होती है। और हायक की ये जो धारणा है कि सर्वसत्तावादी सरकार और निरंकुश सरकार में फर्क होता है, ये धारणा जैकब टॉलमन की सर्वसत्तावादी प्रजातंत्र की धारणा से साम्यता रखती है, जिसका उल्लेख उन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में अपनी पुस्तक में किया है। तो ये भी एक विचार है, राजनीतिक विचार है ऑगस्ट वॉन हाइक का, कि सर्वसत्तावादी सरकार और निरंकुश सरकार में क्या फर्क होता है। अब अगला जो विचार है हायक का, वो है प्रवचन, राष्ट्रवाद और प्रजाति पर। आमतौर पर जो उदारवादी विचारक होते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हैं, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये कहती है कि हर व्यक्ति को बिना जाति, प्रजाति, क्षेत्र, देश, रंग, लिंग, इन सब के भेद के हर तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और ऐसी ही स्वतंत्रता में एक स्वतंत्रता आती है प्रव्रजन की स्वतंत्रता, यानी एक देश से दूसरे देश में
जाने की, वहां रहने की, वहां के अधिकारों का उपभोग करने की स्वतंत्रता। दूसरे शब्दों में, शरणार्थियों के द्वारा भी स्वतंत्रता का उपभोग किया जाना चाहिए इस नीति के तहत। उदारवादी मूल्यों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वो किसी कारण से अगर अपना देश छोड़ता है तो दूसरे देश में जाकर शरण ले और वहां भी वो मानवीय गरिमा के अनुरूप अपने जीवन का निर्वाह करे। ये उदारवादी मूल्य में सम्मिलित है। हायक की जहां तक बात है, हायक एक उदारवादी विचारक है, स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो एक सीमा से परे प्रवचन की नीति के समर्थक नहीं है। ये कंट्राडिक्शन हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है हायक जैसे नव उदारवादी विचारक के चिंतन में, कि वो अंतरराष्ट्रीय प्रव्रजन की जो नीति है, माइग्रेशन की जो नीति है, उसके प्रति संदेहवादी है और मार्गरेट थैचर की प्रव्रजन विरोधी जो नीतियां थी उसके वो समर्थक है। क्यों प्रव्रजन की नीति का विरोध किया हायक ने? अपनी पुस्तक लॉ, लिबर्टी और लेजिस्लेशन में इस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है हायक ने। और हायक ये कहते हैं कि यद्यपि प्रव्रजन की स्वतंत्रता, यानी एक देश से दूसरे देश में जाने और रहने की स्वतंत्रता, उदारवाद का एक व्यापक, स्वीकृत और प्रशंसनीय सिद्धांत है, लेकिन व्यावहारिक रूप से क्या ऐसा संभव है कि किसी अपरिचित व्यक्ति को एक ऐसे समुदाय में अधिकार दिया जाए रहने का जो समुदाय उस अपरिचित व्यक्ति का स्वागत नहीं करता? यानी शरणार्थी जिस देश में जा रहा है, उस देश के निवासी अगर उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से वो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाएगा। हायक ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसे अपरिचित व्यक्ति को उस समुदाय में जहां वो जा रहा है कोई रोजगार प्राप्त करने, रहने या घर खरीदने का अधिकार दिया जाना चाहिए, यदि उस समुदाय का कोई भी निवासी ऐसा नहीं चाहता? अक्सर एक देश के निवासी विरोध करते हैं शरणार्थियों का, क्योंकि उन्हें लगता है कि शरणार्थी उनके देश पर दबाव डालेंगे, संसाधनों पर दबाव डालेंगे, उन्हें जो रोजगार मिलना चाहिए उस रोजगार को दूसरे देश के निवासी प्राप्त करेंगे। लिहाजा वो शरणार्थियों का बहुत तहे दिल से स्वागत नहीं करते, क्योंकि उससे उन्हें अपनी स्वतंत्रता, अपना अधिकार प्राप्त करना मुश्किल प्रतीत होता है। तो हायक यही सवाल उठाते हैं कि क्या प्रैक्टिकली ऐसा करना उचित होगा कि एक प्रव्रजन प्राप्त व्यक्ति को, एक देश से दूसरे देश में जाने वाले व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता दी जाए अगर उस देश के निवासी उसका स्वागत नहीं करते? यहाँ पर हायक स्विट्जरलैंड के कुछ गांवों का उदाहरण देते हैं जहां पर ऐसे अपरिचितों को बाहर रखने का चलन है। वो किसी अपरिचित व्यक्ति को अपने गांव में घुसने नहीं देते। हायक ये कहते हैं कि क्या उनके द्वारा ऐसा किया जाना किसी कानून का उल्लंघन है या उदारवाद के विरुद्ध है या नैतिक रूप से अन्यायपूर्ण है? सुस्थापित प्राचीन समुदायों के लिए हायक ये कहते हैं कि मेरे पास इन सवालों का कोई निश्चित जवाब नहीं है। यानी सिद्धांत रूप से उदारवाद का, स्वतंत्रता का मूल्य प्रव्रजन की नीति का समर्थक हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इस मूल्य को लागू करने में बहुत सारी समस्याएं हैं। और हायक ये कहते हैं कि इन समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ही अपेक्षित है।
तो इस तरह से प्रवचन की नीति का विरोध करते हैं हायक, बावजूद इस तथ्य के कि वो एक उदारवादी विचारक है। इस संदर्भ में हायक राष्ट्रवाद के विचार का भी समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं कि इस बात का बहुत भय है कि अगर कोई समूह या लोगों का समूह बड़ी संख्या में एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो वहां पर जो मूल निवासी हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना उभर सकती है, और ये राष्ट्रवाद की भावना उग्र होकर पश्चिमी राष्ट्रों ने युद्धोत्तर काल में जो प्रगति अर्जित की है उस प्रगति को नष्ट कर सकता है। हायक ऐसी आशंका व्यक्त करते हैं। तो प्रवचन की नीति उग्र राष्ट्रीयता के विचार को उभार सकती है, और ये उग्र राष्ट्रीयता का विचार घातक सिद्ध हो सकता है, ऐसा हायक मानते हैं। हालांकि राष्ट्रवाद का विरोध करने के बावजूद हायक कुछ विशेष विजातीय समूहों के विषय में विवादित वक्तव्य देते हुए दिखाई देते हैं। जैसे उन्होंने मध्य पूर्व की जनसंख्या को बेईमान मानते हुए उनके प्रति नापसंदगी जाहिर की, और जो काले रंग वाले नेग्रोज हैं उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हुए मार्टिन लूथर किंग जैसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिए जाने के निर्णय की आलोचना करते हैं। तो हर विचारक में कुछ न कुछ पूर्वाग्रह होता है। हायक भी इस पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है, और ऐसे सभी वक्तव्य उनके इसी पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं कि रंग के प्रति या कुछ खास एथनिक कम्युनिटीज के प्रति वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, उनको वो लाइक नहीं करते। तो इस तरह से प्रवचन की नीति के संबंध में, राष्ट्रवाद की नीति के संबंध में ऑगस्ट वॉन हाइक ने अपने विचार व्यक्त किए। आशा है आपको ये विचार समझ में आए होंगे। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है।